हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ के 17th लेसन सम पीपल नेवर डाई इस लेसन को रीड करेंगे और समझेंगे। सम पीपल नेवर डाई मतलब कुछ लोग अमर होते हैं। कुछ लोग अमर होते हैं मतलब उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है, उनकी बॉडी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो लोगों के दिलों में उनके कार्य जीवित रहते हैं हमेशा। उनका नाम लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहता है। ऐसा इस लेसन का मतलब है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ग्रेट पर्सन्स के बारे में कुछ हम जानने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। गियर अप में क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी शोन बिलो। क्लूज आर प्रोवाइडेड फॉर योर हेल्प। सो आई वॉज द CEO ऑफ एप्पल इंक। एप्पल कंपनी के वो CEO थे। आई इन्वेंटेड द आईफोन। उन्होंने आईफोन बनाया। वो थे स्टीव जॉब्स। STEVE स्टीव, JOBS जॉब्स, स्टीव जॉब्स। ओके, ऐसे ही कुछ पर्सन्स के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया इज a homeland of many great personalities. These personalities, whether they belong to the fields of science, art, social service, economy, politics, etc., have made a great difference in their respective fields in which they excelled. Although they have faced many difficulties in their lives, they have achieved success and glory by dint of their courage, willpower, perseverance and virtues. समझते हैं, इंडिया इज अ होमलैंड ऑफ मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज़। इंडिया बहुत बड़े बड़े मतलब पर्सनालिटीज़ की बड़े लोगों की भूमि है। यहाँ पर बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई है आज तक। These personalities, whether they belong to the field of science, art, social service, economy, politics, have made a great difference in their respective fields in which they excelled. और सभी ने अपनी अपनी फील्ड्स में, और वो फील्ड्स कौन कौन सी हो सकती है? साइंस हो सकती है, आर्ट हो सकती है, सोशल सर्विस, इकोनॉमी या पॉलिटिक्स, चाहे उनकी कोई भी फील्ड हो, अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने ऊंचाई तक पहुँचे हैं। एक्सेल्ड मतलब ऊंचाई तक पहुँचना। Although they have faced many difficulties in their lives, they have achieved success and glory by dint of their courage, willpower, perseverance and virtues. उन्होंने अपने काम में, जब वो अपना काम कर रहे थे, तो उसमें उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन परेशानियों पर विजय हासिल की। अपने कौन कौन सी क्वालिटीज से? करेज मतलब धैर्य, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, परसिवियरेंस मतलब लगातार काम करने की शक्ति, और वर्चुअल्स मतलब अपने मूल्यों के दम पर उन्होंने अपनी परेशानियों पर, प्रॉब्लम्स पर विजय हासिल की। ओके, अचीव्ड मतलब हासिल की, डिंट मतलब बल पर। ओके, नाउ ऐसे ही हम कुछ लीडर्स के बारे में, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में
जानने वाले हैं। रहने दो। हाँ, नाउ मदर टेरेसा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अभी, मदर टेरेसा वॉज बॉर्न एट स्कोपजे इन अल्बानिया ऑन August 26, 1910 टू कैथोलिक पेरेंट्स। मदर टेरेसा इनका जन्म अल्बानिया कंट्री के स्कोपजे नाम के प्लेस पर हुआ। कब? August 26 को, August 26, 1910। और कैथोलिक पेरेंट्स मतलब एक क्रिश्चियन पेरेंट्स के घर। शी वॉज बैप्टाइज्ड एज अग्नेस गोंगशा बोजाक्षियू। बैप्टाइज मतलब उनका नाम रखा गया अग्नेस गोंगशा बोजाक्षियू। हर फादर वॉज एन एंटरप्रेन्योर and her mother was a pious woman and actively participated in local church activities। उनके पापा क्या थे? एंटरप्रेन्योर थे, मतलब उनका एक खुद का काम था, खुद का बिजनेस संभालते थे वो। और उनकी मम्मी जो थी वो धार्मिक स्त्री थी, पायस वुमन थी। पायस मतलब धार्मिक, और वो चर्च के कामों में, मतलब चर्च का काम वो संभालती थी। मदर टेरेसा spread sympathy, affection and compassion among the poor and needy। मदर टेरेसा इन्होंने क्या किया? गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ सिंपथी, अफेक्शन और कंपैशन, मतलब उनके साथ सिंपथी से, अफेक्शन से और कंपैशन से उनके साथ व्यवहार किया। जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद थे, उनके साथ। सिंपथी मतलब सहानुभूति, अफेक्शन मतलब लगाव या प्यार बोल सकते हैं, और कंपैशन मतलब दया। शी इस्टेब्लिश्ड मैनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस स्थापन की। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो डोनेशंस पर चलती है। लोग उन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे डोनेट करती है, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन वगैरह उन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं, या कभी गवर्नमेंट भी देती है, और उन पैसे से ही वो ऑर्गेनाइजेशंस चलती है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? लोग मतलब लोगों के कल्याण के लिए होती है, जो गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनके। तो ये उनकी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसमें क्या क्या थी? ओपन एयर स्कूल्स, मतलब खुले मैदान में स्कूल्स, लोग बच्चों को पढ़ाना। हॉस्पिसेस मतलब जो अभी जिनकी अभी मृत्यु होने वाली है, जिनको कोई हॉस्पिटल में रखने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए हॉस्पिटल्स, उसे हॉस्पिसेस कहते हैं। एंड मोबाइल क्लिनिक्स मतलब चलते फिरते क्लिनिक्स। और ये किन के लिए? लेपर्स और एड्स पेशेंट्स के लिए। लेपर्स मतलब वो कुष्ठ रोग बोलते हैं। आप पापा मम्मी से पूछ लेना कुष्ठ रोग क्या होता है। तो कुष्ठ रोग, लेपर्स और एड्स पेशेंट्स के लिए हॉस्पिसेस, मोबाइल क्लिनिक्स उन्होंने शुरू की। फिर उनका दूसरा काम था, इनके साथ साथ उन्होंने होम्स फॉर ऑर्फन्स, द डेस्टिट्यूट, एल्डरली एंड होमलेस। उन्होंने दूसरा काम कौन सा किया? ऑर्फन्स मतलब अनाथ, जिनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, ऐसे बच्चे। डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा लोग, जिनका कोई सहारा नहीं है। एल्डरली मतलब बूढ़े लोग। और होमलेस मतलब जिनका खुद का घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने होम्स बनाए। हाँ, ये सब काम किया उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि इन सेवरल कंट्रीज, टांजानिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, वेनेजुएला एट्सेट्रा। उन्होंने ये जो काम थे वो ना सिर्फ इंडिया में किया, बल्कि बाकी देशों में भी, जैसे कि टांजानिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया,
वेनेजुएला, ये कंट्रीज़ के नाम हैं। इन कंट्रीज़ में भी उनका काम था। इन दिस वे मदर टेरेसा मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। इस तरह से उन्होंने इंसानियत की सेवा की, अपनी ज़िंदगी भर इंसानियत की सेवा की। इंसान को ही उन्होंने गॉड समझा। आपको ये सुना ही होगा ना आपने, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, राइट। तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया अपनी ज़िंदगी भर। शी वॉज हेल्प्ड बाय मैनी वॉलंटियर्स एंड फिलंथ्रोपिस्ट इन हर नोबल मिशन। सो इस काम में कोई भी वन पर्सन पूरा काम नहीं कर सकता, उन्हें सपोर्टर्स चाहिए होते हैं। तो मदर टेरेसा को भी बहुत सारे वॉलंटियर्स और फिलंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव कल्याण की बात करते हैं, जो मानव कल्याण में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग। तो बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट और वॉलंटियर्स ने उनका साथ दिया। शी वॉन मच अक्लेम एंड ऑनर्स वर्ल्ड वाइड फॉर हर मर्सीफुल एंड जनरस डीड्स। इनके जो इतना बड़ा काम था, दया मतलब लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति उन्होंने दया दिखाई थी। उनकी पेशेंट्स की सेवा, जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए घर बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे। इतने बड़े महान काम के लिए उन्हें अलग अलग ऑनर्स से मतलब सम्मानित किया गया है। अभी हम उनके अवार्ड्स रीड करेंगे। शी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पोप जॉन 22 पीस प्राइज एंड नोबेल पीस प्राइज फॉर हर सेल्फलेस डिवोशन टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस। तो उनका जो समाज से गरीबी और दुख दूर करने का जो काम था, इस काम के लिए उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिल गए हैं। एलिमिनेट मतलब कम करना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिस्ट्रेस मतलब दर्द दुख, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थी, डिवोशन मतलब समर्पण, किसी काम को लगातार करने की शक्ति, उसे डिवोशन कहते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1980s हर हेल्थ डिक्लाइंड एंड ऑन September 5, 1997 शी लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड। फिर 1980s के दौरान उनकी हेल्थ में मतलब हेल्थ बिगड़ने लगी। डिक्लाइन मतलब हेल्थ बिगड़ने लगी, और 5 सितंबर 1997 को वो स्वर्ग मतलब उनका देहांत हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ सर्विंग द पुअर, द डेस्टिट्यूट, होमलेस एंड नीडी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब लोगों की, गरीब, डेस्टिट्यूट, होमलेस और नीडी पीपल की सेवा करने में बिताई। फॉर हर इमेंस करेज, कमिटमेंट एंड पीटीफुल डीड्स। उनके जो उनका जो ये धैर्य था, इतना बड़ा कमिटमेंट थी अपने काम के प्रति, और लोगों के प्रति जो पीटीफुल उनकी एक्शंस थी, डीड्स मतलब काम, पीटीफुल मतलब दयापूर्ण। तो ये जो काम थे उसके लिए उनको मतलब शी वॉज ब्यूटिफाइड। ब्यूटिफाई मतलब क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंटहुड। मतलब सेंट, कोई पर्सन जब सेंट बनता है, संत बनता है, तो उसकी पहली स्टेप क्लियर करना, मतलब वो ब्यूटिफाई करना। तो ऐसे क्रिश्चियन में ऐसे होता है, ठीक है। तो उनका जो इतना बड़ा काम था कि उसे संत की पहली स्टेप्स उन्होंने क्लियर, संत की तरफ जाने की जो पहली कड़ी है उसने पार की। शी वॉज ब्यूटिफाइड द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंटहुड in 2003 by Pope John Paul II.
शी वॉज कैनोनाइज्ड मतलब उनको अब रियल में उनके नाम के पहले सेंट लगाया गया, उनको सेंट ये जो पदवी है उनको दी गई। शी वॉज कैनोनाइज्ड ऑन 4 सितंबर 2016 at St. Peter's Square, Vatican City by Pope Francis. ओके, सो आई होप आपको मदर टेरेसा के बारे में समझ आ चुका है। नाउ अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट, ओके, नोबेल लॉरिएट मतलब विजेता से सम्मानित। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन is an internationally acclaimed economist who works for overall development of people. ये अमर्त्य सेन क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे। He was born at Shantiniketan in West Bengal on November 3, 1933 to Professor आशुतोष सेन एंड अमिता सेन। उनका जन्म कहाँ पर हुआ? वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में। कब? 3 नवंबर 1933। और उनके मम्मी पापा का नाम क्या था? मम्मी का अमिता सेन और पापा का आशुतोष सेन। और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को मतलब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या मतलब किया जाना चाहिए, लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब लोगों के विकास के बारे में सोचता है ये सब्जेक्ट। उसकी पढ़ाई करता है कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ाकर उनकी लाइफ कैसे सुधारी जाए। और वो क्या थे? अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट, ही मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने कौन से इकोनॉमिक्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया? वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। He was the pioneer in the field of human rights, including fundamental freedoms. और उन्होंने ऐसे ये बात कही कि लोगों को अगर लोगों का डेवलपमेंट करना है तो उन्हें जो कुछ ह्यूमन राइट्स है वो उनको बहाल करने चाहिए, उन्हें कुछ राइट्स देने चाहिए, कुछ फ्रीडम्स देने चाहिए। He emphasized on development by improvement of health and well-being of people, including food, clothing, housing, medical care, and free and compulsory elementary education in order to end poverty, deprivation, and starvation. और उनकी सलाह क्या थी? अगर समाज से, देश से पावर्टी मतलब गरीबी, डिप्रीवेशन मतलब क्या होता है? कोई बेसिक सेवा सुविधाओं से वंचित रहना, उसे डिप्रीवेशन कहते हैं। पावर्टी, डिप्रीवेशन और स्टारवेशन मतलब भूखमरी, मतलब लोगों को खाना नहीं मिलता। तो ये देश को पावर्टी, डिप्रीवेशन और स्टारवेशन से बचाना है। तो वो ये कैसे करेंगे? लोगों का हेल्थ बढ़ाकर, उनकी लाइफस्टाइल बढ़ाकर, इम्प्रूव करके, उन्हें फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन बीइंग की, मेडिकल केयर है, फिर एजुकेशन है, ये उन्हें हम प्रोवाइड करना चाहिए। तब उनके अंदर की जो पावर्टी है, डिप्रीवेशन है या स्टारवेशन, मतलब इन्होंने ये सबका आपस में संबंध होता है, ये बात उन्होंने कही। His book titled Development as Freedom won him Nobel Prize in 1998.
और उनके बुक इकोनॉमिक्स के आधार पर, इकोनॉमिक्स पर उनकी बुक थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इस बुक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 1998 में। देन इन्फोपेबल में देखो, अमर्त्य सेन इज द 6th इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज एंड द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट टू विन इकोनॉमिक्स प्राइज। अमर्त्य सेन क्या है? इंडिया के 6th पर्सन हैं जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया, और एशिया के वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम became the 11th president of India। तो एपीजे का फुल फॉर्म क्या होता है? अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन। ओके, ये याद रखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। एपीजे का ये फुल फॉर्म है, नहीं तो हम जानते किस नाम से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, आपको आना चाहिए ये। ही वॉज बॉर्न टू जैनुलाब्दीन एंड अशियम्मा ऑन October 15, 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। और उनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और पापा का नाम उनके जैनुलाब्दीन और मम्मी का अशियम्मा था। He came from an underprivileged family where the income was meager and insufficient। और वो underprivileged मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, और जिसकी इनकम जो थी बहुत ही कम थी। इतनी कम थी कि वो उनकी इनकम जो थी उसमें फैमिली की सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। So, in his childhood, he took up odd jobs to suffice the family income। इसलिए उन्होंने बचपन से ही अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम करना, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना शुरू किया था। बट ही नेवर वर्कड एट द कॉस्ट ऑफ हिज स्टडीज़। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे भी काम करना पड़ रहा है तो मैं स्टडी नहीं करूँगा। उन्होंने काम तो किया, लेकिन ऐसा काम को पढ़ाई छोड़ने का बहाना नहीं बनने दिया। काम भी किया और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। नेक्स्ट, इन 1915 ही ग्रेजुएटेड इन साइंस फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची, तिरुचिरापल्ली। 1954 में वो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से वो ग्रेजुएट हुए। ओके, आपको बताया ना ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, ऐसे कोई बोलते हैं ना, तो वो ग्रेजुएट। ही बिकेम अ फुल फ्लेज्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1957। और फुल फ्लेज्ड मतलब एक्सपर्ट, फुल फ्लेज मतलब एक्सपर्ट, फुली डेवलप्ड। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। कौन से इंस्टीट्यूट से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कब? 1957 में। इन्फोपेबल, द 79th बर्थडे ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम वॉज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। उनका जो 79th बर्थडे है वो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया गया। He played an eminent role in developing अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। ये मतलब साइंटिस्ट थे और उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इमिनेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका। ही बिकेम पॉपुलर एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ही सक्सेसफुली मेड पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। वो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और पोखरण की सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट भी उन्होंने करवाई थी। ही वोन मेनी लॉरल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। लॉरल्स मतलब सम्मान। उन्होंने इंडिया में और अब्रॉड मतलब विदेशों में बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं। He was honored with Bharat Ratna Award besides other Padma Awards. उनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है और उसके साथ साथ जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह होते हैं, ये अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं। Being the most distinguished scientist of India, he is the recipient of honorary doctorates from 48 universities. तो डॉक्टरेट्स ये क्या है? एक डिग्री है जो यूनिवर्सिटी किसी अगर कोई पर्सन रिसर्च करता है किसी टॉपिक पर, अपना खुद का रिसर्च करता है, खुद का ओपिनियन देता है खुद के रिसर्च के आधार पर, तो यूनिवर्सिटी उसे क्या देती है? डॉक्टरेट की डिग्री बहाल करती है। लेकिन ये इनका जो काम ही था, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका इतना बड़ा था कि बाकी जो 48 यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने खुशी खुशी अपने यूनिवर्सिटी की जो डॉक्टरेट की डिग्रीज़ है उन्हें बहाल कर दी। He was well known as the people's president not only during his tenure from 2002 to 2007 but even after that. और वो बिल्कुल वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन साइंटिस्ट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन वो इनका इस बात का कभी भी उनको अभिमान नहीं था, गर्व नहीं था। वो सिंपल मैन की तरह ही, एक आम आदमी की तरह ही वो रहते थे और आम आदमी में ही वो रहते थे, इसलिए सभी लोगों को वो अपने लगते थे। और उनका जो टेन्योर था प्रेसिडेंट का, वो कब था? 2002 में वो प्रेसिडेंट बने, 2007 तक वो रहे। He was the father figure for youth and people still adored him with great reverence. रेवरेंस मतलब बहुत बड़ा, मतलब सम्मान। ओके, रेवरेंस मतलब सम्मान। तो वो यूथ के लिए, मतलब जो यूथ है, जो उसे क्या कहते हैं, युवा वर्ग है, उनको उनके लिए वो फादर के समान है और अब भी लोग उनसे प्यार करते हैं। He had addressed various educational institutions to foster the spirit of nation building among children and youths. उन्होंने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, डॉक्टर्स के कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होती है, वो उन इंस्टीट्यूशंस में जाकर उन्होंने जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनको नेशन के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी है। He passed away on July 28, 2015 while addressing the IIM students at Shillong. Passed away मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। कब चले गए? 28 जुलाई 2015 को, जब वो शिलोंग में IIM स्टूडेंट्स को उनके सामने स्पीच दे रहे थे। ओके, दिस वाज अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाउ नेक्स्ट,
ओके, चलो हमारी नेक्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी है सोनल मानसिंह। Sonal Mansingh was born on May 1, 1944 in Mumbai to Arvind and Purnima Pakwasa। मतलब उनका जन्म कब हुआ? मई 1 में 1944 को मुंबई में। और कौन से मतलब किस कपल ने उन्हें जन्म दिया? अरविंद एंड पूर्णिमा पकवासा। हर ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। मतलब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, फ्रीडम फाइटर थे वो। हर पेरेंट्स बूस्टेड हर टैलेंट ऑफ डांसिंग एट एन अर्ली एज। उन्होंने मतलब सोनल के मम्मी पापा ने पहले ही उनका टैलेंट जान लिया था और उनको क्लासेस वगैरह लगा कर देकर उन्हें उसे मतलब बचपन की सोनल को मोटिवेट करके उन्होंने उसका जो टैलेंट है वो डेवलप किया था। शी लर्नड मणिपुरी डांस, भरतनाट्यम, छऊ एंड ओडिसी फ्रॉम वेरियस इलस्ट्रियस गुरुज। सोनल मानसिंह इन्होंने जो बड़े बड़े प्रख्यात गुरुज थे उनसे मणिपुरी डांस, भरतनाट्यम, छऊ और ओडिसी सीखा है। हर डांसिंग करियर ब्लूम्ड with her performance on many Indian classics including Sannyasi Upagupta, Meghadutam, कुमार संभवम एंड द्रौपदी। ये इंडियन क्लासिक्स है, मतलब पुराने म्यूज़िक क्लासिक्स है, म्यूज़िकल मतलब म्यूज़िक के पार्ट्स है, ठीक है। तो उनके इन पर जो जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, सन्यासी उपगुप्त, मेघदूतम, कुमार संभवम, द्रौपदी, इन पर जब से उन्होंने डांस करना शुरू किया तब से उनका जो डांसिंग का करियर था और भी सक्सेसफुल होता गया। शी ऑल्सो डिपिक्टेड हर एक्सेलेंस इन कोरियोग्राफिक वर्क्स। उन्होंने डांस के साथ साथ कोरियोग्राफी में भी अपना टैलेंट दिखाया है। डिपिक्टेड मतलब दिखाया। कोरियोग्राफी में क्या होता है? किसी गाने पर डांस तैयार किया जाता है, कौन सी लाइन पर कौन सी स्टेप्स लेनी है, हाथ मतलब हाथ पैर की स्टेप्स होती है ना, एक्सप्रेशंस वगैरह, वो डिसाइड करती है। मतलब वो जो डांसर दूसरा रहता है उसको कोरियोग्राफर क्या करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे करना है इस लाइन पर, उसे कोरियोग्राफी कहते हैं। लाइक अष्टनायिका, इंद्रधनुष, देवी दुर्गा आत्मयन, मेरा भारत एंड सबरस, इन ये परफॉर्मेंस है जो इनमें उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। नाउ प्रोग्रेस माइलस्टोन। सोनल मानसिंह was a scientist? No. APJ Abdul Kalam played an eminent role in developing Agni and Prithvi missiles? Yes. Amartya Sen's book titled Development as Freedom won him Nobel Prize in 1998? Yes. Mother Teresa spread sympathy, affection and compassion among the poor and needy? Yes. Okay. Now उन्हीं के बारे में है, सोनल मानसिंह के बारे में। She was conferred several awards and honors for preserving the rich cultural and traditional heritage of India। तो जो उन्होंने सॉन्ग्स मतलब गाने सीखे थे वो प्योर इंडियन सॉन्ग्स थे, इंडियन म्यूज़िक मतलब डांस, प्योर इंडियन डांसेस थे वो। मणिपुरी, भरतनाट्यम, छऊ, ओडिसी, ये अलग अलग स्टेट्स के, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस है। ऐसे आजकल कोई पुराने डांसेस सीखना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने वो सीखे और
अपनी जो डांस की परंपरा है इंडिया की वो कायम रखी। डांस की कला है उसे मिटने नहीं दिया, इसलिए उनको अलग अलग अवार्ड्स दिए गए। कन्फर्ड मतलब दिए गए। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सलेंस अवार्ड, पद्म अवार्ड्स, कालिदास सम्मान एंड द मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है, उस देश का उन्हें ये सम्मान मिला है, मेडल ऑफ फ्रेंडशिप। वेर मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम, तो उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं एक बार रीड करते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सलेंस अवार्ड, पद्म अवार्ड्स, कालिदास सम्मान और मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ क्यूबा। Then she is the founder of Center for Indian Classical Dances in 1977, which fosters this cultural legacy among younger generation। और उन्होंने फिर क्या किया, डांस के लिए अपनी एक एकेडमी शुरू की, मतलब डांस क्लासेस शुरू किए। कौन सा, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस। और वहाँ पर वो क्या सिखाती है यंगर जनरेशन को, मतलब बच्चों को क्या सिखाती है, इंडिया के जो क्लासिकल डांस है जो ओरिजिनली इंडिया के है वो बच्चों को सिखाती है। उसे शॉर्ट में CICD कहते हैं, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस। उनकी वो फाउंडर है। ओके, सो ये थे, यहाँ पर हमने कौन कौन से ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में सीखा है। मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सोनल मानसिंह। सो आई होप ये लेसन समझ आ चुका है आपको, और आपने इस लेसन को सुनकर डिसाइड किया होगा कि आप जिस फील्ड में जाओगे उसकी ऊंचाई तक पहुंचोगे, किसी भी फील्ड में हो ऊंचाई तक पहुंचोगे। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप कौन से फील्ड में आपको बहुत बड़ा काम करना है, कौन से फील्ड में, उस फील्ड का नाम लिखना है। ओके, सो इसके साथ ही मैं ये वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। बाय।